दोस्तों यस बैंक का एफपीओ आता है और सभी रिटेल इन्वेस्टर्स वापस से उसको सब्सक्राइब करने के लिए जाते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आपको सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए था, बट अगर आपने सब्सक्राइब किया था यस बैंक का एफपीओ तो कभी भी आपको ट्रेडर मेंटेलिटी से ये नहीं सोचना चाहिए था कि पहले दिन ही मैं 20 या 30% कमा के इस पर्टिकुलर शेयर से बाहर निकल जाऊंगा, जो कि बहुत ज्यादा रिटेल मेंटेलिटी हो रही है पिछले कुछ आईपीओ से। हम हमेशा ये सोचते हैं कि जब भी हम किसी आईपीओ के लिए या एफपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो हम सिर्फ इसलिए अप्लाई करते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि जब ये कंपनी लिस्ट होगी पहले दिन तो मुझे अगर वहां पे 10 या 15% का प्रॉफिट मिलेगा तो मैं उस कंपनी से एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये मेंटेलिटी बहुत गलत है। आप कभी भी अगर एफपीओ में या आईपीओ में सब्सक्रिप्शन डालते हैं, अपने अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हमेशा उस कंपनी के बिजनेस को समझ के कीजिए। अगर आपको उसका बिजनेस समझ में आता है, आपको लगता है कि वो लॉन्ग टर्म एक अच्छा बिजनेस देने वाली है, एक अच्छा एक्सपेंशन करने वाली है, तो आपको हमेशा उसके लिए सब्सक्राइब करना चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी भी केस में वो बिजनेस समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि वो आने वाले टाइम में शायद अच्छा परफॉर्म करेगी, शायद अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तो ऐसे केस में आपको सब्सक्रिप्शन नहीं करना चाहिए। तो जो डिसीजन होना चाहिए सब्सक्राइब करने का या नहीं करने का, वो उस पर्टिकुलर कंपनी के लॉन्ग टर्म के बिजनेस होराइजन को देख के होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बिजनेस में कितना उसका पोटेंशियल है आगे ग्रो करने का, उसके बेस पे होना चाहिए। ना कि सिर्फ ये सोच के कि आप एक ट्रेडर मेंटेलिटी से आप सिर्फ एक सट्टा मार रहे हैं कि पहले दिन जब मार्केट खुलेगी तो ऊपर जाएगा तो आप वहां से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। तो एफपीओ की बात आगे करते हुए आज हम बात करने वाले हैं कि यस बैंक का एफपीओ आया था जो ऑलमोस्ट 95% सब्सक्राइब हुआ था, बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब भी किया था। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो थोड़े दिन पहले यस बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो कैसा आया है, और वो सोच के क्या हम इन्वेस्टर्स को थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं ये एनालाइज करने में कि क्या यस बैंक की फाइनेंशियल सिचुएशन अभी अच्छी है या अभी भी अच्छी नहीं है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले पूरे यस बैंक के सिनेरियो के बारे में। और मैं ट्राई ये भी करूंगा कि कुछ पैरामीटर्स में मैं बाकी बैंक के साथ भी कंपेयर करके आपको बताऊं कि क्या सिर्फ इसी बैंक का पैरामीटर खराब है, अच्छा हुआ है, या पूरे बैंकिंग सेक्टर का यही हाल है। तो ये मैं आपको वीडियो के एंड में जाके मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा बाकी बैंक्स के साथ। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस डालते हैं जो आपको फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कौन से पैरामीटर की बात करें रिसेंट के क्वार्टर में, तो वो मैं थोड़ा सा आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप थोड़ा गेस कीजिए कि कौन सा पैरामीटर बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम हर वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। और अगर मैं बात करूं उस पैरामीटर की, चलिए मैं आपको बता देता हूं, तो वो पैरामीटर होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किसी भी बैंक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको ट्राई करना चाहिए कि उनका ग्रोस एनपीए एंड नेट एनपीए हमेशा कम होना चाहिए। जितना कम होगा उस बैंक के लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा। और यस बैंक के केस में तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यस बैंक एक टाइम पे जब 300 रुपए पे ट्रेड करता था तो तब जब मेन प्रॉब्लम निकल के आया था यस बैंक के केस में, तो वो यही था कि उन्होंने अपने एनपीएस को सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया था। तो अगर आपने एफपीओ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और आपके पास अभी भी यस बैंक का स्टॉक है या आपके पास पहले भी यस बैंक का स्टॉक पड़ा था, तो एज ए इन्वेस्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि यस बैंक ने इस क्वार्टर में एनपीए की टर्म्स में कैसा परफॉर्म किया। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, ग्रोस एनपीए की। ग्रोस एनपीए यस बैंक का इस पर्टिकुलर क्वार्टर में निकल के आता है 17.3%। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं मार्च क्वार्टर के साथ, मार्च क्वार्टर 2020 का, तो तब इनका ग्रोस एनपीए हुआ करता था 16.8%। तो ग्रोस एनपीए के केस में निकल के आता है कि इनका ग्रोस एनपीए थोड़े से मार्जिनल अमाउंट से बड़ा है एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। अब मैं बात करता हूं नेट एनपीए की, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। तो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यस बैंक का है 4.96%। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020, मतलब कि मार्च क्वार्टर के साथ, तब इनका नेट एनपीए हुआ करता था 5.03%। तो यस बैंक के केस में इनका ग्रोस एनपीए बड़ा है लेकिन नेट एनपीए कम हुआ है। अब नेट एनपीए कम क्यों हुआ होगा? क्योंकि बैंक ने अपना प्रोविजनिंग ज्यादा किया होगा। प्रोविजनिंग मतलब कि इन्होंने लॉस बुक किया होगा जहां से इनको लगता होगा कि इनका पैसा वापस नहीं आएगा। तो प्रोविजनिंग के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले दो पैरामीटर्स के केस में ग्रोस एनपीए बढ़ा है फ्रॉम 16.8 टू 17.3 और नेट एनपीए कम हुआ है फ्रॉम 5.03% टू 4.96%। चलिए मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं कि आपको यस बैंक का तो पता चल गया कि इनका नेट एनपीए कैसा है। क्या आपको पता है कि प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में
जो सबसे बड़ा बैंक है उनका नेट एनपीए परसेंटेज कितना है इस क्वार्टर का। तो अगर मैं उस नंबर की बात करता हूं तो वो नंबर है 0.36%, मतलब कि 1% से भी कम, जिसके कंपैरिजन में यस बैंक का नेट एनपीए ऑलमोस्ट 5 to 10 टाइम्स ज्यादा है। तो ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि टर्न अराउंड कितना अच्छा होता है यस बैंक आने वाले टाइम में, और ये अपनी एसेट क्वालिटी को कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। एनपीए के बाद अब बात करते हैं डिपॉजिट्स की कि यस बैंक के डिपॉजिट्स में कितना चेंज आया है। यस बैंक ने रिपोर्ट किया है कि जो उनका अभी का डिपॉजिट्स है इस क्वार्टर के एंड तक का, उसकी वैल्यू है 1.17 लाख करोड़। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं पिछले क्वार्टर के साथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें यहाँ पे 11% का ग्रोथ देखने को मिलता है। तो डिपॉजिट्स में ग्रोथ एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज है इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब कि कंपनी के लिए आने वाले टाइम में डिपॉजिट और अच्छे से ग्रो करना चाहिए अगर कंपनी को एक सस्टेन्ड लेवल पे आना है, ताकि अगर इनके डिपॉजिट्स ग्रो करेंगे तभी आगे लोन दे पाएंगे, और जैसे आगे लोन दे पाएंगे तभी अच्छा रेवेन्यू बना पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यस बैंक ने अपने डिपॉजिट्स ग्रो किए हैं 11% से, अगर मैं इसको बाकी किसी बैंक के साथ कंपेयर करता हूं तो उनके डिपॉजिट्स कैसे ग्रो हुए थे। के केस में आपको बताता हूं कि यस ने अपने डिपॉजिट्स को ग्रो किया है बाय 24.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, मतलब कि वहां पे हमें 24.6% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। और यस बैंक के केस में ऑल्दो डिपॉजिट्स ग्रो हुए हैं बट उस कंपैरिजन में परसेंटेज काफी कम है। लेकिन यस बैंक एक बहुत बुरी कंडीशन में था, वहां से डिपॉजिट ग्रो करना कहीं ना कहीं एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है एक कंपनी के लिए। इसके बाद मैं बात करता हूं नेट प्रॉफिट की। यस बैंक ने रिपोर्ट किया है अपना नेट प्रॉफिट 49 करोड़ का। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल 20 के साथ, तो यहाँ पे हमें 60% का ड्रॉप देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं इसको किसी और बैंक के साथ कंपेयर करता हूं, मान लो आईसीआईसीआई बैंक के साथ, तो आईसीआईसीआई बैंक ने अपना जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया था वहां पे उन्होंने 36.3% का इंक्रीमेंट दिखाया था। लेकिन उसके पीछे और भी रीजन हो सकते हैं कि उन्होंने कुछ स्टेक सेल भी स्टार्ट किए थे जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो हाँ, वहां पे 36% का ग्रोथ था। यस बैंक के केस में अभी करंटली यहाँ पे 60% का डिक्लाइन हुआ है एज कंपेयर टू, अगर हम उसको लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो। दोस्तों यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इंडसइंड बैंक का, कि इंडसइंड बैंक के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो उनके प्रॉफिट में जो डिक्लाइन हुआ है इस क्वार्टर में वो 68% का हुआ है। तो अगर आप कंपेयर करोगे अलग अलग बैंक से तो आपके अलग अलग बेंचमार्क हो सकते हैं, बट आपको सिर्फ यस बैंक के केस में मेनली देखना चाहिए। ये नंबर्स मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहा था कि एक बैंक का 36% से ग्रो भी किया है, लेकिन एक बैंक ऐसा भी है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में जिसका प्रॉफिट 68% से डिक्लाइन भी किया है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हो तो थोड़ा डिटेल में जाके देखिएगा कि प्रॉफिट क्यों बढ़ा, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ने के पीछे ऑपरेशंस के अलावा और भी बहुत रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ या बहुत ज्यादा कम हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कासा रेशो की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी बैंक के लिए, जो हमें बताता है कि करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा आता है किसी भी बैंक के पास। यस बैंक की बात करें तो उसका कासा रेशो 25.8% के आसपास का है। डायरेक्टली मैं इसको कंपेयर करता हूं पूरे बैंकिंग सेक्टर के साथ, तो नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में जो एक बेंचमार्क माना जाता है कासा रेशो का कि उस परसेंटेज से ऊपर अच्छी होनी चाहिए, वो परसेंटेज को 40% माना जाता है। और यस बैंक ने बोला भी है कि आने वाले टाइम में वो अपने कासा रेशो पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं, जिसके चलते वो ट्राई करेंगे कि आने वाले कुछ सालों में उनका कासा रेशो यहां से इंप्रूव होकर 40% से ऊपर चला जाना चाहिए। तो दोस्तों कासा रेशो किसी भी बैंक के लिए लो कॉस्टिंग पैसा प्रोवाइड करता है, जो पैसा बैंक आगे लेंड करके अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की, जो होता है एडवांसेस। एडवांसेस किसी भी बैंक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यस बैंक के बारे में मैं बात करूं तो इनका एडवांसेस जो इस क्वार्टर का निकल के आता है तो वो फिगर है 1.64 लाख करोड़ का। अगर हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमें 4% का ड्रॉप देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करता हूँ बैंक के साथ कि जो उन्होंने रिसेंट के क्वार्टर में अपने एडवांसेस रिपोर्ट किए हैं वहां पे जो उनका इंक्रीमेंट है वो 20% से ज्यादा का है। अब मैं आपको एक और छोटी सी पॉजिटिव चीज बताता हूं यस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट में, जो थोड़ा सा बैलेंस करेगी पूरे एनालिसिस को। तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो होती है किसी भी बैंक की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि बैंक कितना सही टाइम पे अपना प्रोविजनिंग करके रखा हुआ है। तो यस बैंक के केस में इनकी प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो इंप्रूव हुई है फ्रॉम 73.8% टू 75.1%। इसका मतलब ये कि यस बैंक ने प्रोविजनिंग करना स्टार्ट किया है, जिसकी चलते आपने देखा भी होगा कि इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ा था लेकिन नेट एनपीए थोड़ा सा कम हुआ था एज कंपेयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दोस्तों एंड में मैं बात करता हूं नेट इंटरेस्ट इनकम की। यस बैंक ने रिपोर्ट किया है कि इनका नेट इंटरेस्ट इनकम 1908 करोड़ का है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो तब इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम था
वो था 2281 करोड़। तो वहां पे भी हमें थोड़ा सा एक फॉल देखने को मिलता है, एक डिक्लाइन देखने को मिलता है जब हम उसको पिछले एक साल के साथ कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हम प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आए थे। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता था कि आपको यस बैंक में बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, लेकिन हाँ मैं आपकी ये मेंटेलिटी चेंज करना चाहता था थोड़ा सा, कि आपको कभी भी आईपीओ या एफपीओ में कभी भी सब्सक्राइब करते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको 10 दिन में कितना प्रॉफिट मिलेगा। आप किसी आईपीओ में सब्सक्राइब इसलिए करते हैं, आप उस कंपनी का ओनरशिप खरीद रहे हैं जो कंपनी आने वाले टाइम में अगले 5 या 10 साल में ग्रो करेगी। अगर आपको उसका बिजनेस समझ में आता है, आपको लगता है कि वहां पे एक्सपेंशन सही में हमें देखने को मिल सकता है, तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। लेकिन अगर आपको बिजनेस समझ में नहीं आता तो आपको सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। तो यस बैंक के केस में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो वीडियो हमने एफपीओ के ऊपर बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, कि यस बैंक का कैपिटल एडुकेसी रेशियोज काफी कम है, जिसके चलते यस बैंक ने एफपीओ रेज किया था। और अगर मैं एफपीओ की बात करूं तो ऑलमोस्ट 95% एफपीओ सब्सक्राइब हो गया था आउट ऑफ 15,000 करोड़। तो ऑलमोस्ट काफी अच्छा पैसा यस बैंक को मिल गया है, जिसके चलते इनका कैपिटल एडुकेसी रेशियोज आने वाले टाइम में इन लाइन हो जाना चाहिए, जो कि रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट मानी जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपको यस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। जो भी आप आंसर देना चाहते हैं उसके साथ अपना रीजन जरूर लिखें, ताकि आपके कमेंट से बाकी सब व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।